इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की शीट सब लोग निकालें। एक्सरसाइज 1 पार्ट 1। एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 का कैन यू प्लीज एक्सप्लेन दोस क्वेश्चंस ऑफ अरेंजिंग ऑफ पोटेंशियल इन ऑर्डर वंस अगेन। ठीक है, समझा देंगे, ये भी समझा देंगे। देखो, C1 C2 C3 C5 C6 का B C7 B8 भी एक बच्चा पूछ रहा है। ओके ठीक है, पहले इतने क्वेश्चंस की बात करते हैं अपन, फिर आगे बढ़ेंगे। C1 की बात करते हैं। C1 का कौन से पार्ट में डाउट है बेटे? C1 का C1 का पार्ट 5। C1 का पार्ट 5। If a point charge 30 microcoulomb is released at rest at point P, then find out its kinetic energy at a large distance. पॉइंट P पर एक 30 माइक्रोकूलम चार्ज को हमने जीरो वेलोसिटी से छोड़ दिया, तो इन्फिनिटी पे जाने के बाद उसका क्या होगा, मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ये हमें पता करना है। पॉइंट P का पोटेंशियल 1000 वोल्ट। तो आपने छोड़ दिया, इसका मतलब सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड ही फोर्स लगाएगा इस पे, तो आप एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हो। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कैसे लिखेंगे? पार्टिकल का चार्ज मल्टीप्लाइड बाई जहां पे वो है उस पॉइंट का पोटेंशियल। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो, फाइनल काइनेटिक एनर्जी लिखनी है। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी?
30 मिली वोल्ट आ जाएगी बेटा। माइक्रो को 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मिली बन जाएगा। ठीक है, फिर C2 की बात करते हैं। टू पार्टिकल्स A and B have charges इतना इतना are held fixed at separation 60 centimeter. Locate the points on the line AB where the electric potential is 0. A पर 4 माइक्रोकूलम रखा हुआ है और B पर, जो कि उससे 60 सेंटीमीटर दूर है, वहां पे रखा हुआ है कितना, -8 माइक्रो। अब क्या है, लोकेट द पॉइंट्स ऑन द लाइन AB वेयर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज 0। तो अब देखो, दो पॉइंट्स पे हो सकता है, या तो इसके लेफ्ट में किसी x1 डिस्टेंस पे चले जाओ। वहां की अगर मैं बात करूंगा तो कैसे पोटेंशियल लिखूंगा, के 4 माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाई x1 प्लस के -8 माइक्रोकूलम अपॉन 60 माइनस x1। ये टोटल पोटेंशियल हो गया, ये 0 हो जाना चाहिए, तो के से के कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा 4 अपॉन x1 इज इक्वल टू 8 अपॉन 60 माइनस x1। तो 4 2 ज़ा 8, 60 माइनस x1 इज इक्वल टू 2x1, तो 3x1 इज इक्वल टू 60। तो x1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 सेंटीमीटर। ये x1 की वैल्यू है। तो या तो 20 सेंटीमीटर राइट में, या एक कोई इधर से x2 डिस्टेंस पे भी कोई पॉइंट मिल सकता था। वो कैसे पता करते, इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल लिखते हैं अपन। तो इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल कैसे लिखेंगे, के 4 माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाई x प्लस के इंटू -8 माइक्रोकूलम अपॉन 60 प्लस x, ये बराबर होना चाहिए 0 पे। तो क्या आ जाएगा, 4 अपॉन x इज इक्वल टू 8 अपॉन 60 प्लस, तो ये 4 2 ज़ा 8, 60 प्लस x इक्वल टू 2x। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 60 सेंटीमीटर, मतलब 60 सेंटीमीटर लेफ्ट में। उसके बाद C3 में डाउट है। देखो C3 क्या है बच्चों, six equal point charges are at 6 corners of regular hexagon of side A. Find out work required to take a charge Q slowly from infinity to the center of the hexagon. एक Q चार्ज को इन्फिनिटी से सेंटर ऑफ द हेक्सागन तक लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, और हेक्सागन पे Q0 चार्ज वर्टाइसिस पे रखे। ठीक है, इन्फिनिटी से यहां तक लाने में कितना वर्क करना तो कैसे कैलकुलेट करेंगे बच्चों इसको, भाई वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट निकालना है, और उसमें पूछा है कितना वर्क रिक्वायर्ड होगा। वर्क रिक्वायर्ड स्लोली, मतलब जो भी वर्क होगा वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर ही होगा, और इन्फिनिटी की पोटेंशियल एनर्जी तो 0 हो जाती है। फाइनल पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखेंगे,
उस पार्टिकल का चार्ज और जहां पे ला रहे हैं उस पॉइंट का पोटेंशियल, तो वो हो जाएगा 6k Q0/A। तो ये हो जाएगा 6k Q0 ये ऐसा वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इतना। आई बस समझ में। उसके बाद है C5। अच्छा, इसके और पार्ट्स भी हैं वैसे। और पार्ट क्या है? फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट ऑन द एक्सिस विच इज एट अ डिस्टेंस √3a फ्रॉम द सेंटर ऑफ द हेक्सागन। तो सेंटर ऑफ द हेक्सागन से √3a डिस्टेंस तक लाने का वर्क लिखना है, तो वो फिर से चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर ही होगा। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी तो 0 हो जाएगी, और √3a डिस्टेंस की पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखेंगे? 6k Q0/2a। देखो, एक्सिस से √3a डिस्टेंस, तो हर कॉर्नर से डिस्टेंस उस पॉइंट की 2a आ जाएगी, है ना? √a² + 3a²। और अंतिम पार्ट की अगर इसकी बात करें तो वो क्या है भाई? डज योर आंसर टू पार्ट 1 एंड पार्ट 2 डिपेंड ऑन द पाथ फॉलोड बाय द चार्ज? ऑफ कोर्स नॉट, है ना? क्योंकि जो भी वर्क हो रहा है वो कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट हो रहा है, तो पाथ पे क्यों डिपेंड करेगा? पाथ पे डिपेंड करना ही नहीं चाहिए वो। सेकंड पार्ट नहीं समझा। देखो, सेकंड पार्ट में क्या है कि वो बोल रहे हैं कि इन्फिनिटी से हमें एक चार्ज को लाना है, और कहाँ तक लाना है? इस हेक्सागन की एक्सिस पर √3a डिस्टेंस तक लाना। एक्सिस मतलब इस हेक्सागन के प्लेन के परपेंडिकुलर लाइन कोई है। तो कैसे लिखेंगे बेटे? इस वाले पॉइंट की क्या सारे ही पॉइंट वर्टेक्स से डिस्टेंस 2a के बराबर आ जाएगी? इस वाले पॉइंट की सारी चार्जेस से डिस्टेंस 2a आ जाएगी। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो जाएगा? KQ0/2a, KQ0/2a, KQ0/2a। तो 6 बार KQ0/2a आएगा। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल हो जाएगा 6k Q0/। अब एक Q चार्ज की यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है, तो इसको Q से मल्टीप्लाई भी कर दो, तो ये पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। अब इन्फिनिटी से यहाँ तक लाने का वर्क करना है, तो इन्फिनिटी पर तो पोटेंशियल एनर्जी 0 थी, तो चेंज वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट क्या हो जाएगा? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। वो हो जाएगी 6k Q0 × Q/2a-। अभी समझ में आया भाई ये C4 का सेकंड पार्ट? अच्छा, और उसके बाद फिर कौन सा क्वेश्चन था? और ये किसका? C3 का सेकंड पार्ट था। अब C5 पे आते हैं। तो C5 में क्या दिया हुआ है? A charge of 8 millicoulomb is located at origin. Calculate work done by external agent in taking a small charge of -2 nanocoulomb
from 0.03 0.03 0.03 to 0.040 0.040 via, and we can just simply ignore this via part, है ना, क्योंकि it does not matter, पाथ पे वर्क डन डिपेंड ही नहीं करेगा, आपको तो बस इनिशियल पॉइंट पता होना चाहिए, फाइनल पॉइंट पता होना चाहिए। 8 मिली कूलम का चार्ज तो ओरिजिन पे रखा हुआ है, और किस चार्ज को मूव करवा रहा हूं मैं, -2 नैनो कूलम के चार्ज को ए से बी तक लेकर के जाओ। अब वाया किसी भी पॉइंट लेकर के जाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम क्या लिखेंगे, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, तो वो हो जाएगा चार्ज जिसको लेकर के जा रहे हो इनटू पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू सोर्स चार्ज। तो स्मॉल क्यू की वैल्यू को लिख देता हूँ -2 नैनो कूलम, -2 इंटू 10 की पावर -9, और पोटेंशियल जो है वो इस 8 मिली कूलम चार्ज की वजह से लिख देंगे। फाइनल पोटेंशियल हो जाएगा के क्यू डिवाइडेड बाई आर इज 0.04 माइनस के क्यू डिवाइडेड बाई 0.03। तो ये कितना आ जाएगा, 10 की पावर 9 कॉमन आ गया, तो 10 की पावर -9 से 10 की पावर 9 कैंसिल हो जाएगा, 10 की पावर -3 कॉमन आ जाएगा मतलब ये न्यूमरेटर पूरा का पूरा ही कॉमन आ जाएगा ना। तो न्यूमरेटर में क्या लिखा हुआ है, -2 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 10 की पावर -3 डिवाइडेड बाई 1/0.04 माइनस 1/0.03। अच्छा, इसको थोड़ा सा अच्छे से सॉल्व कर सकते हो आप लोग, कैसे, बेसिकली इसको कैंसिल करते हैं अपन, यहाँ 2 0 ऊपर जाएगा तो यहाँ पे 10 की पावर -1 बचेगा, यहाँ भी 10 की पावर -1 बचेगा। 4 को 8 से यहीं कैंसिल कर दो, 4 2 जा 8, 3 को 9 से कैंसिल कर दो, 3 3 जा 9, तो ये बच जाएगा 9 इंटू 2 18, है ना, 18 इंटू 10 की पावर 8, और वो -2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -36 इंटू 10 की पावर -1, माइनस माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे बचा था 3 इंटू 8 यानी 24, है ना, इंटू 10 की पावर 8 बचा था, तो 24 टू से मतलब 48 इंटू 10 की पावर -1, 48 माइनस 36 करोगे तो 12, 12 इंटू 10 की पावर -1 यानी 1.2 जूल इसका आंसर। ये C5 समझ में आया बच्चों? ओके, फिर C5 के बाद C6 का बी पार्ट, C7, will the work done always be equal to delta PE? देखो इसमें दो कंडीशन है, एक तो
एक्सटर्नल फोर्स के अलावा जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं वो सबके सब कंजर्वेटिव फोर्स हैं, और दूसरी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज 0, है ना। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल को हम लिख सकते हैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी प्रोवाइडेड, number 1 change in kinetic energy is 0, number 2 only internal conservative forces are, है ना। देखो एक्सटर्नल फोर्स का वर्क क्या काम आएगा भाई, दो तीन काम ही आ सकता है, या तो पोटेंशियल एनर्जी को बदलने के काम आ जाए, या फिर काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाने के काम आ जाए, या फिर कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के वर्क को ओवरकम करने के काम आ जाए, है ना। अब अगर नॉन कंजर्वेटिव कोई फोर्स नहीं है, फ्रिक्शन वगैरह, एयर रेजिस्टेंस वगैरह नहीं है, और काइनेटिक एनर्जी में भी चेंज नहीं कर रहे हो, तब तो फिर एक्सटर्नल फोर्स का क्या काम है, पोटेंशियल एनर्जी को ही तो बढ़ाने का काम बचा, और क्या काम बचा। तो ये हमारे पास हो गया था क्वेश्चन नंबर C5 के बाद जो अगला लाइन में है वो है C6 का पार्ट बी। C6 का पार्ट, अब ये क्या है बेटे, एक 50 माइक्रोकूलम का चार्ज है, वो 2,3 पे है, ठीक है। इसका बी पार्ट है वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट ट्रांसपोर्टिंग ए चार्ज 10 माइक्रोकूलम फ्रॉम 8,6 टू 4,3, ठीक है। तो 50 माइक्रोकूलम का चार्ज तो रखा हुआ है 2,3 पे, और हमें क्या कैलकुलेट करना है, 8,6 से 4,3 तक लेकर जाना, 8,6 से 4,3 तक लेकर के जाना है, किस चार्ज को, 10 माइक्रोकूलम चार्ज। अब यहाँ भी क्या है, 10 माइक्रोकूलम की कोई चेंज इन काइनेटिक एनर्जी नहीं दी गई है, तो अपन मान लेंगे कि वो क्या है, 0 ही। तो फिर से क्या लिखेंगे, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, यानी कि चार्ज इनटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। चार्ज तो कितना है, 10 माइक्रोकूलम, और पोटेंशियल इस 50 माइक्रोकूलम की वजह से लिख देंगे। अब ध्यान दो, इन डिस्टेंसेस की जरूरत पड़ेगी अपने को पोटेंशियल लिखने के लिए, तो डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल लो, √4 - 2 का स्क्वायर प्लस 3 - 3 का स्क्वायर, 4 - 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, तो 2 ही आ जाएगा। और ये आएगा 8 - 2 का स्क्वायर, यानी √8 - 2 यानी 6 का स्क्वायर प्लस 6 - 3, यानी तो ये आ जाएगा √45। तो 10 माइक्रोकूलम चार्ज इंटू के क्यू डिवाइडेड बाय आर फाइनल ये है, ये ध्यान रखो। 2 और आर इनिशियल क्या है, √45। यस, इस तरह से वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट भी हमारे पास
और बोलो भाई, और क्या डाउट है? C7, C8, C12, C7, C8, C7 देखते हैं। C10 भी। देखो C7 में हमें दिया हुआ है कि एक स्क्वायर है, ऊपर वाली दो वर्टेक्स पर Q चार्ज है, नीचे वाली दो वर्टेक्स पर -Q चार्ज, +Q, नीचे है -Q माइनस, और पॉइंट्स के नाम दिए गए हैं A B C D। और दो पॉइंट्स और भी हैं, BC का मिड पॉइंट E, CD का मिड पॉइंट, और एक सेंटर O। क्या पता करना है देखो इसमें, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इंटेंसिटी एट O। देखो पोटेंशियल एट O तो 0 हो जाएगा ना, जैसे इसकी वजह से लिखोगे तो KQ/A/√2, और इसकी वजह से लिखोगे तो K-QA/√2। तो ऐड होकर के स्केलर क्वांटिटी 0 आ जाएगा। इसकी वजह से फिर से KQ/A/√2, इसकी वजह से K-QA/√2, तो पोटेंशियल एट O तो 0 हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड एट O की बात करें तो ये +Q प्रोड्यूस करेगा B वाला, वो अपने से अवे, D वाला अपनी तरफ, और मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर होगा। उसी तरह से A वाला अपने से अवे और C वाला अपनी तरफ, इनका भी मैग्नीट्यूड बराबर होगा। तो E0 और ये भी आएगा E0, और इनके बीच में एंगल 90 डिग्री है। तो 2E0 और 2E0 का ऐड होकर के कितना हो जाएगा, √2 E0 का होल स्क्वायर प्लस 8E0 का स्क्वायर, यानी 2√2E0, ये ऐसा है। और E0 को क्या लिख देंगे बच्चों, E0 हो जाएगा एक की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है, तो KQ/A/√2 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4√2 KQ/A। ठीक है। फिर आप बोल रहे हैं कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट एंड कैरिंग अ चार्ज कैपिटल Q स्लोली फ्रॉम O टू E एंड फ्रॉम O टू F। ठीक है, तो वर्क डन फॉर O टू E कैलकुलेट कर, तो इसका तरीका क्या होगा, O से E वर्क डन का Q इंटू पोटेंशियल एट E माइनस पोटेंशियल एट O,
नाउ पोटेंशियल एट O इज 0, तो Q इंटू पोटेंशियल एट E आ जाएगा। अब पोटेंशियल एट E जब आप कैलकुलेट करोगे तो B और C का मिलाकर के 0 हो जाएगा। B की वजह से KQ बाई A/2 और C की वजह से K माइनस Q बाई A/2, और साथ में A और D का मिलाकर के 0 होगा। A का पोटेंशियल A की वजह से E पॉइंट का पोटेंशियल लिखेंगे तो क्या आएगा, KQ डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर बाई 4। और D की वजह से लिखोगे तो क्या आएगा, K माइनस Q अपॉन अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस। तो क्या ये पूरा 0 ही आ जाएगा, यानी O से E तक लेकर के जाने में कोई वर्क करना नहीं पड़ेगा। फिर O से F की बात करते हैं, वर्क डन फ्रॉम O टू F, तो ये आ जाएगा Q इंटू पोटेंशियल ऑफ F माइनस पोटेंशियल ऑफ O। पोटेंशियल ऑफ O तो 0 है, तो Q इंटू पोटेंशियल ऑफ F। अब पोटेंशियल ऑफ F कैसे लिखें, F पॉइंट कहाँ है भैया, ये अब यहाँ का पोटेंशियल 0 नो होगा, नहीं होगा, क्योंकि नेगेटिव चार्जेस के पास है और पॉजिटिव चार्जेस से दूर है। तो नेगेटिव चार्जेस की वजह से पोटेंशियल हो जाएगा K माइनस Q डिवाइडेड बाई A/2, और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, और पॉजिटिव चार्जेस की वजह से हो जाएगा KQ अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर बाई 4, और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ऐसी वैल्यू इसकी आ जाएगी। और उसके बाद आता है C8 पर। C8 क्वेश्चन क्या है बच्चों, अच्छा वो इसमें कोई डाउट नहीं है किसी को। C8, C8 क्या है, a charge q is distributed over two concentric hollow spheres of radius small r and capital R such that surface charge density is equal, find the potential at common center। तो देखो हमारे पास क्या है, दो कॉन्सेंट्रिक स्फेयर्स हैं ऑफ रेडियस स्मॉल आर एंड कैपिटल आर, और एक कैपिटल क्यू चार्ज था, उसको दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया मैंने। मतलब मान लो अंदर वाले को Q1 चार्ज दिया, बाहर वाले को Q2। तो इस तरह से दिया कि टोटल चार्ज एक तो Q होना चाहिए क्योंकि Q को ही डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, दूसरा ये बोल रहे हैं कि सरफेस चार्ज डेंसिटी बराबर है। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी बराबर है, इसका मतलब Q1 बाई 4 पाई स्मॉल आर का स्क्वायर, ये बराबर है Q2 बाई 4 पाई कैपिटल आर के स्क्वायर के। इसका मतलब Q1 बाई Q2 की क्या वैल्यू लिख सकते हैं, स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। ये दो इक्वेशंस हैं, इन दोनों की मदद से हम Q1 और Q2 की वैल्यू पता लगा सकते हैं। जैसे Q1 को Q2 के टर्म्स में पुट कर दो इक्वेशन 1 में,
Q1 को लिख दो Q2 स्मॉल r स्क्वायर बाई कैपिटल R स्क्वायर प्लस Q2 इक्वल टू Q फ्रॉम 2 आई सब्स्टिट्यूटेड वैल्यू ऑफ Q1 इन इक्वेशन 1। तो ये Q2 कॉमन आया, ये आ जाएगा QR स्क्वायर अपॉन स्मॉल r स्क्वायर प्लस कैपिटल R स्क्वायर। ये Q2 की इतनी वैल्यू आ गई। Q1 की वैल्यू निकालोगे तो वो कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी Q स्मॉल r स्क्वायर अपॉन स्मॉल r स्क्वायर प्लस कैपिटल R स्क्वायर। अब पोटेंशियल ऑफ कॉमन सेंटर आपको लिखना है तो वो कैसा आएगा, के Q1 बाई स्मॉल r प्लस के Q2 बाई कैपिटल R। तो अब Q1 को स्मॉल r से जब मैं डिवाइड करूंगा तो ये r स्क्वायर में से एक r कैंसिल हो जाएगा, तो के क्यू आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। और Q2 को जब कैपिटल R से डिवाइड करूंगा तो ये आ जाएगा के क्यू आर अपॉन स्मॉल r स्क्वायर प्लस कैपिटल R स्क्वायर। तो ये आ जाएगा के क्यू स्मॉल r प्लस कैपिटल R अपॉन स्मॉल r स्क्वायर प्लस कैपिटल R का। ये ऐसी वैल्यू इसकी। उसके बाद जो हमारा डाउट था वो था C10, C12, C13, C14। देखो C10 क्या बेटे, इन फ्रंट ऑफ a uniformly charged non-conducting sheet of surface charges sigma, a point charge Q naught is shifted slowly from A to B. B is greater than work done by external agent is W. Then find out। तो कैसे करेंगे बच्चों? यस, ए डिस्टेंस से लेकर के कितनी डिस्टेंस तक शिफ्ट कर दिया, बी डिस्टेंस तक हमने शिफ्ट कर। तो देखो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट क्या हो, कहां से कहां शिफ्ट किया बेटे, ए से बी और बी ए से बड़ा। ठीक है, मान लो ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल है, तो वर्क डन क्या होगा, क्यू नॉट इंटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। और इसका एक्सप्रेशन अपन ने पता किया था, वो होता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू एक्स इनिशियल माइनस एक्स फाइनल। तो ये ए माइनस बी आ जाए, तो W इज इक्वल टू क्यू नॉट सिग्मा ए माइनस बी बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये रिलेशन है, इसमें कोई डाउट? लास्ट पेज का नोट डाउन करना था। अच्छा, हो गया बेटे। ओके, ये हुआ आपका C10। उसके बाद बात करते हैं किसकी, C12, 13।
देखो C12 में क्या दिया हुआ है बेटे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड 8 न्यूटन पर कूलम एग्जिस्ट इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। तो ई वेक्टर को लिख दें कितना, 8 आई कैप। फिर उसके बाद क्या बोल रहे हैं, टेकिंग पोटेंशियल एट ओरिजिन टू बी जीरो, राइट एन एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एट अ जनरल पॉइंट एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। 0 0 0 पर पोटेंशियल को जीरो मान लेना है, तो एक्स वाई जेड पर पोटेंशियल क्या लिखेंगे। देखो इन्होंने रेफरेंस बदल दिया, अब इन्फिनिटी रेफरेंस पॉइंट नहीं है, अब 0 0 0 रेफरेंस पॉइंट है। ठीक है, तो इन्फिनिटी रेफरेंस जब होता था तो हम क्या करते थे, पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इज माइनस इंटीग्रल ई डॉट डी आर फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। तो अब क्या करेंगे, पोटेंशियल एट एनी पॉइंट is minus integral E dot dr from where 0 0 0 to that। क्या ये बात समझ में आई सबको? Because now infinity is not the potential, 0 0 0 is the potential, तो 0 0 0 से x y z तक कर देंगे। और ई वेक्टर को 8 आई कैप लिख दो, कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, तो -8 आई कैप डॉट प्रोडक्ट विद इंटीग्रेशन डी आर वेक्टर फ्रॉम 0 0 0 टू x कॉमा y कॉमा z। डी आर वेक्टर का इंटीग्रेशन हो जाएगा, आर वेक्टर लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आ जाएगा, -8 आई कैप डॉट एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड। 8 आई कैप डॉट एक्स आई कैप की वैल्यू क्या हो जाएगी, -8x। यस, ये C12 का ए पार्ट हो गया। बी पार्ट क्या है, एट विच पॉइंट्स द पोटेंशियल इज 160 वोल्ट। तो आपको क्या करना है, -8x को 160 लिख, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -20। वो सारे पॉइंट्स जहां पर x कोऑर्डिनेट -20, जैसे x इक्वल टू -20 यहाँ कहीं पे है, तो ये पूरी लाइन, इनफैक्ट ये पूरी लाइन नहीं, ये पूरा प्लेन x जिसपे पूरा x कोऑर्डिनेट क्या है, -20। A plane which is parallel to YZ plane, YZ प्लेन के पैरेलल एक प्लेन होगा जिस पूरे प्लेन पर x कोऑर्डिनेट कितना होगा, -20। उस उस पूरे प्लेन पर पोटेंशियल कितना होगा, +160। इज इट क्लियर बच्चों? ये प्लेन अपने आप में इक्वी पोटेंशियल सरफेस है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होना चाहिए। क्या परपेंडिकुलर है? हाँ बिल्कुल। तो a plane parallel to YZ plane and which passes through x equal to -20। ये हो गया C12। उसके बाद C13। C13 क्या है बेटे, a particle of charge 3 nano coulomb, 3 nano coulomb is in a uniform field directed to the left। लेफ्ट साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसमें ये है। It is released from rest and moves at distance 5 centimeter, after which its kinetic energy is 4.5 into 10 की पावर -5। किसी पॉइंट से रिलीज फ्रॉम रेस्ट किया, उसके बाद वहां से 5 सेंटीमीटर चलने के बाद देखते हैं, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है बेटे, ये हो जाती है
4.5 इंटू 10 की पावर -5। तो अब क्या पूछ रहे हैं हमसे, व्हाट वर्क वाज डन बाय रे। देखो जो भी फोर्स किया इलेक्ट्रिक फोर्स ने ही वर्क किया, तो ए पार्ट का तो आंसर आ जाएगा 4.5 इंटू 10 की पावर -5 जूल, क्योंकि हमने तो रिलीज कर ही दिया। तो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। एक ही फोर्स लग रहा था इलेक्ट्रिक फोर्स, तो उसका वर्क कितना आ जाएगा। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखो 3 नैनो कूलम का चार्ज है, तो उस चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड ने कितना फोर्स लगाया होगा, 3 मल्टीप्लाइड बाई ई, इतना फोर्स लगाया होगा। 5 सेंटीमीटर चला है तो कितना डिस्टेंस चल गया, 5 सेंटीमीटर। तो 5 इंटू 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो एफ इंटू डी एस, ये वर्क आ गया। और वर्क किसके बराबर है, 4.5 इंटू 10 की पावर -5 के बराबर। तो ई की क्या वैल्यू आ जाएगी, 4.5 इंटू 10 की पावर -5 डिवाइडेड बाई 15। तो ये आ जाएगा 0.3 इंटू 10 की पावर। तो ये आ जाएगा 3 इंटू 10 की पावर -6 न्यूटन पर। ये बात समझ में आती है बच्चों। इसका फिर और कोई पार्ट भी है क्या, सी पार्ट भी है। व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ स्टार्टिंग पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू एंड पॉइंट। ये स्टार्टिंग पॉइंट है ए, ये बी। तो पोटेंशियल ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी पता करना है, बेसिकली पोटेंशियल ऑफ ए माइनस पोटेंशियल ऑफ बी पता करना। व्हाट हैपेंड टू 10 की पावर -2। उसको भी लिखा है, तो ये 10 की पावर -3 आ जाएगा। सॉरी, कितना आ जाएगा 10 की पावर, तो इसको आप 3 इंटू 10 की पावर -4 लिख लो। अच्छा, 3 नैनो कूलम चार्ज है, तो यहाँ पर 10 की पावर -9 भी आएगा, 10 की पावर -9 भी आएगा। तो यहाँ 10 की पावर -9 से डिवाइड भी होगा, बिल्कुल सही बात है। तो 10 की पावर 9 न्यूमरेटर में जाएगा, तो ये 10 की पावर 6, 10 की पावर 5 आ जाएगा। बिल्कुल सही। अब देखो वी ए माइनस वी बी को कैसे लिखते हैं, -E.dr V final minus V initial is -E.dr from initial to ये फॉर्मूला होता। अब E वेक्टर तो ये आ गया 3 इंटू 10 की पावर 5। इनफैक्ट इसको -3 इंटू 10 की पावर 5 लिख देते हैं, और RA माइनस RB लिख देंगे, तो वो तो 5 इंटू 10 की पावर -2 आ ही जाएगा। तो ये आ जाएगा 15 इंटू 10 की पावर। तो ये कौन सा फॉर्मूला यूज किया हमने, V फाइनल माइनस V इनिशियल इज
E dot dr from r initial to r final। तो मुझे va माइनस vb लिखना था, तो माइनस ई डॉट डी आर फ्रॉम बी टू ए। ई खुद क्योंकि नेगेटिव साइड में है तो इसलिए उसको -3 × 10⁵ पुट किया मैंने, तो -3 × 10⁵ माइनस और डी आर वेक्टर का इंटीग्रेशन आर वेक्टर आ जाएगा, आर ए माइनस आर बी करेंगे तो आर ए माइनस आर बी तो पॉजिटिव ही आएगा, तो उसको +5 लिखा। इज इट क्लियर बेटे? C13 में कोई डाउट तो नहीं है? C14 C14 क्या है भाई? In the previous problem, suppose that another force in addition to electric force acts on up the particle so that when it is released from red it moves to the right, ठीक है? After it has moved 5 centimeter, the additional force has done itna joule of work and the particle has itna joule of kinetic energy. What work was done by electric force? तो देखो बेटे, ए पार्ट में आप वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दो, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स प्लस वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो क्या आ जाएगा? वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स वो हमें दिया हुआ है the additional force has done work 9 into 10 की पावर -5 जूल, तो 9 into 10 की पावर -5 जूल प्लस वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स तो पता लगाना, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है 4.5 into 10, 4.5 into 10 की पावर, तो यानी कि वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स कितना आ जाएगा? -4.5 into 10 की पावर -5 जूल। यस सर। फिर बी पार्ट कैसे करेंगे? व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? अब देखो, ये 5 सेंटीमीटर चला है और इलेक्ट्रिक फील्ड है इतना वर्क किया, तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे लिखेंगे? F डॉट S वेक्टर, और F को लिखेंगे QE वेक्टर डॉट S वेक्टर। चार्ज कितना था? वो तो वही था 3 नैनो कूलम, तो 3 into 10 की पावर -9, ठीक है? इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कितना है? 5 सेंटीमीटर, तो 5 into 10 की पावर, रिलीज करते हैं तो वो राइट में जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट में होगा, है ना? ऐसा मान लेते हैं, तो cos 180 डिग्री और आ जाए।
cos 180 डिग्री से ये माइनस साइन कैंसिल हो गया, तो E का मैग्नीट्यूड हम लिखते हैं 15 इंटू 10 की पावर माइनस आ जाएगा 0.3 इंटू 10 की पावर 6 या 3 इंटू 10 की पावर माइनस। है ना, तो बस ऐसा हो जाए, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा हो जाए। देखो एक बच्चे ने क्या डाउट पूछा, सर अगर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी नहीं दिया होगा तो हम ये बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चेंज नहीं है। अच्छा, मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो होगा, तो ऐसा बोलना चाह रहे हैं। देखो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी तो अल्टीमेटली दोनों के वर्क पे डिपेंड करेगा ना, दोनों का वर्क कितना हुआ है उससे डिसाइड होगा कि काइनेटिक एनर्जी में चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है। तो अब अगर आपको मतलब एक्सटर्नल एजेंट का वर्क भी इन्वॉल्व हो रहा है ना, वो लग रहा है अगर, तो फिर आपको बताना ही पड़ेगा कि काइनेटिक एनर्जी में चेंज कितना हुआ है, तभी आप एक्सटर्नल एजेंट के वर्क से उसको रिलेट कर सकते हो। या फिर भाई देखो अल्टीमेटली तीन वेरिएबल है तुम्हारे पास, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इनमें से किसी दो की वैल्यू दे दें तो तीसरा पता लगा सकते हैं अपन, यही कहानी है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज दे दिया था, एक्सटर्नल एजेंट का वर्क भी दे दिया था, तो उसकी मदद से हमने वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड पता लगा लिया और उससे इलेक्ट्रिक फील्ड पता लगा लिया। ठीक है, और भी पार्ट है इसका एक। व्हाट इज पोटेंशियल ऑफ स्टार्टिंग पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू एंड पॉइंट? वही करो, माइनस ई डॉट डी आर, है ना। यहाँ पर आप ऐसे जा रहे हो तो ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट, तो वी इनिशियल माइनस वी फाइनल पूछ रहे हैं, अगर माइनस ई डॉट डी आर फ्रॉम आर फाइनल टू आर इनिशियल, यस। तो इसमें से माइनस ई वेक्टर बाहर आ जाएगा, डॉट डी आर वेक्टर करोगे तो अब आर इनिशियल का पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू आर फाइनल है। तो अब इसको क्या रखोगे आप, ई तो जो आया है वो रख ही दें,
3 इंटू 10 की पावर -5 है और अपोजिट डायरेक्शन में, तो -3 इंटू 10 की पावर माइनस, और आर इनिशियल माइनस आर फाइनल, तो ये -5 हो, तो -5 इंटू 10 की पावर माइनस, ये आ जाएगा -15 इंटू सी पार्ट ये रहा, ये समझ में आया? ओके। और क्या दिया था? सेक्शन डी भी दिया था ना मैंने? सेक्शन डी से D3 D4 D5। और कोई डाउट? ये तीनों एक ही स्टूडेंट ने पूछे, इसके अलावा और कोई? ओके, चलो यही बताते हैं। D3 क्या? अरे भाई, ये इस तरह के सवाल तो कर चुके हैं ना अपन। आप इसमें क्या करो, पी से लेकर के सरफेस तक एनर्जी कंजर्वेशन कर दो। क्या लिखोगे? पोटेंशियल एनर्जी एट पी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट पी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट सरफेस प्लस काइनेटिक एनर्जी एट सरफेस। पोटेंशियल एनर्जी एट पी कैसे लिखेंगे? पार्टिकल का चार्ज मल्टीप्लाइड बाय पी पॉइंट का पोटेंशियल। तो पी पॉइंट का क्या पोटेंशियल हो जाएगा? के क्यू बाई 2r। काइनेटिक एनर्जी एट पी इज 0। सरफेस की पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखेंगे? पार्टिकल का चार्ज मल्टीप्लाइड बाय सरफेस का पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी एट, क्या पता लगाना है? वेलोसिटी एट फॉलोइंग पॉइंट्स, तो हाफ एम वी स्क्वायर लिखते हैं इसको। तो इसको एलएचएस में ले जाओ तो क्या हो जाएगा? के क्यू क्यू बाई आर माइनस के क्यू क्यू बाई 2r इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो ये आ जाएगा के क्यू क्यू बाई 2r इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो v की क्या वैल्यू आ जाएगी? अंडर रूट ऑफ के क्यू क्यू बाई एम आर। फिर सेंटर ऑफ द स्फेयर की बात करें तो पॉइंट पी से सेंटर तक एनर्जी कंजर्वेशन लगा दो। पोटेंशियल एनर्जी एट पी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट पी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट सरफेस प्लस काइनेटिक एनर्जी एट सरफेस। तो पोटेंशियल एनर्जी एट पी आ जाएगी -q इंटू के क्यू बाई 2r। काइनेटिक एनर्जी एट पी इज 0। पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी, अब की बार सेंटर तक लगाना है, तो ये दोनों में सेंटर आए। सेंटर की पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखेंगे? पार्टिकल का चार्ज इनटू सेंटर का पोटेंशियल, दैट इज 3/2 प्लस हाफ एम। इसको बदल ले आओ, 3/2 के क्यू क्यू बाई आर माइनस के क्यू क्यू बाई 2r।
इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो 3/2 माइनस 1/2 दैट इज 1। तो k क्यू बाई आर इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो v की क्या वैल्यू आ जाएगी? √2 k बाई। ऐसा क्वेश्चन तो मैंने बिल्कुल क्लास में कराया था यार, कराया था ना बच्चों इस तरह का क्वेश्चन मैंने। हाँ। ये पी पॉइंट का पोटेंशियल गलत ले लिया। अच्छा, k बाई कैपिटल आर ही ले लिया क्या तुमने पी का पोटेंशियल? सरफेस से डिस्टेंस नाप ली तुम। ठीक है। D4 क्या है? टू आइडेंटिकल चार्जेस 5 माइक्रोकूलम और ईच फिक्स्ड एट 8 सेंटीमीटर। दो आइडेंटिकल चार्जेस हैं 5 माइक्रोकूलम के और उनको हमने 8 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे रख दिया। A charge particle of mass इतना और चार्ज इतना is placed at a distance 5 सेंटीमीटर from each of them। इनसे 5 सेंटीमीटर पे ही दोनों को रखा हुआ भैया, दोनों से 5 सेंटीमीटर, इसका मतलब यहीं पे होगा ये 5 सेंटीमीटर और यहाँ से भी कितना 5 सेंटीमीटर पे, दोनों से 5-5 सेंटीमीटर पे रख दिया और इसको रिलीज कर दिया -10 माइक्रोकूलम। और मास कितना है? 9 × 10⁻⁻6 किलो। तो ये दोनों इसको अट्रैक्ट करेंगे अपनी तरफ, तो ये ऐसे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन के अलोंग आएगा। फाइंड द स्पीड ऑफ द पार्टिकल व्हिच इज नियरेस्ट टू द टू चार्जेस। दोनों के सबसे करीब, तो मतलब यहाँ पे पूछा, इस पॉइंट को इनिशियल मान लें, इसको फाइनल मान। तो पोटेंशियल एनर्जी एट इनिशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी एट इनिशियल इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट फाइनल प्लस काइनेटिक एनर्जी एट फाइनल। नाउ पोटेंशियल एनर्जी एट इनिशियल कैसे लिखेंगे? पार्टिकल का चार्ज 9 इंटू सॉरी पार्टिकल का चार्ज दैट इज -10 माइक्रोकूलम इंटू इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल। तो आ जाएगा k क्यू डिवाइडेड बाई आर इंटू प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी दैट इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखेंगे? -10 माइक्रोकूलम इंटू इस फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल। तो वो आ जाएगा k क्यू डिवाइडेड बाई आर। आर मतलब इससे इस पॉइंट की डिस्टेंस। ये डिस्टेंस तो 4, 4 × 10⁻⁻2 और ऐसा पोटेंशियल प्रोड्यूस करने वाला एक चार्ज और तो 2। फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम। तो यहाँ से v की वैल्यू आप पता लगा सकते हो। कर लोगे भाई इस क्वेश्चन? अब D5 क्वेश्चन देखो, D5 क्या है? देखो D5 में क्या बोल रहे हैं? A particle of mass m charge q is greater than 0 initial kinetic energy k is projected from infinity towards a heavy nucleus of charge capital Q assuming to have a fixed position। कैपिटल Q की पोजीशन फिक्स्ड है और इस कैपिटल Q से इनफाइनाइट डिस्टेंस से मैंने क्या किया?
एक स्मॉल क्यू चार्ज के पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया, ठीक है। ये बोल रहे हैं कि ये न्यूक्लियस से कितना डिस्टेंस पे होगा जब ये रेस्ट पे आ जाए। मतलब देखो क्या होता जा रहा है, ये कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू को रिपेल करेगा, रिपेल करते करते काइनेटिक एनर्जी कम होती जाएगी, किसी न किसी पॉइंट पे जाके काइनेटिक एनर्जी जीरो हो और उसके बाद वापस दूर भाग जाएगा। तो उस समय पर ये डिस्टेंस क्या है ये हमें पता करना। तो हम इन्फिनिटी से लेकर के इस पॉइंट पी तक एनर्जी कंजर्वेशन लगा देते हैं। पोटेंशियल एनर्जी एट इन्फिनिटी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट इन्फिनिटी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट पी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट। नाउ पोटेंशियल एनर्जी एट इन्फिनिटी जीरो, काइनेटिक एनर्जी एट इन्फिनिटी इज के। पोटेंशियल एनर्जी एट पी को कैसे लिखेंगे, के क्यू बाई आर इंटू स्मॉल प्लस काइनेटिक एनर्जी एट पी जीरो करना है। तो यहाँ से आर की क्या वैल्यू आ जाएगी, अच्छा ये के और ये वाला के अलग अलग है, तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख दो, उसको के की जगह लिख दो कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन। तो आर कितना आ जाएगा, क्यू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब इसका अगला पार्ट भी है, अगला पार्ट थोड़ा इंटरेस्टिंग है। उसमें क्या पूछते हैं, विद अ पर्टिकुलर imperfect aim, the particle's closest approach to nucleus is twice the distance determined in A, then find the speed of particle at the closest distance of approach. देखो, imperfect aim का मतलब क्या है, कि वो जो स्मॉल क्यू पार्टिकल है ना, उसको हमने थोड़ा ऐसे फेंक दिया, स्लाइट एंगल। तो ऐसे फेंकने की वजह से क्या हुआ, उसके पास एक एंगुलर मोमेंटम आ गया कैपिटल क्यू के रेस्पेक्ट में। अब कैपिटल क्यू जब उसको रिपेल करेगा तो उसका पाथ कुछ ऐसा होगा, और पाथ ऐसा होगा तो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी ना, वो मिनिमम डिस्टेंस होगी, जिसको कि क्या बोल रहे हैं कि विच इज ट्वाइस द डिस्टेंस डिटरमाइंड इन पार्ट ए। तो पार्ट ए में अपन ने डिस्टेंस क्या पता करी थी, क्यू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। तो ये बोल रहे हैं कि वो कितनी है, 2 आर है, यानी क्यू क्यू बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट के। क्यू क्यू बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट के, कौन सी, मिनिमम डिस्टेंस। मिनिमम डिस्टेंस ऑफ कोर्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही होगी। तो अब हम क्या करें, फिर से इन्फिनिटी से लेकर के यहाँ तक काइनेटिक एनर्जी तो कंजर्व कर ही सकते हैं। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी के मान लो, यहाँ पर भी कुछ काइनेटिक एनर्जी रहेगी, अब इस बार जीरो नहीं होगी इसके पास। तो फिर से एनर्जी कंजर्वेशन कर दें, काइनेटिक एनर्जी एट इन्फिनिटी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट इन्फिनिटी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट दिस पॉइंट, इसको कुछ मान लो आप ए, प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट। तो काइनेटिक एनर्जी एट इन्फिनिटी हो जाएगी के, पोटेंशियल एनर्जी एट इन्फिनिटी हो जाएगी जीरो, काइनेटिक एनर्जी एट ए हो जाएगी के डैश, और पोटेंशियल एनर्जी एट ए लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू क्यू डिवाइडेड बाई ये वाली डिस्टेंस। तो ये आ जाएगी क्यू क्यू बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट के। तो क्यू क्यू से क्यू क्यू कैंसिल होता है, ये 2 आ जाता है, तो के इज इक्वल टू के डैश प्लस के बाई 2। तो के डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटे, के बाई
ये समझ में आया भाई? D5 का पार्ट भी समझ में आया सब? ओके बच्चों, और बोलो, और क्या होमवर्क दिया था मैंने? अब पार्ट 2 से पूछ लो भाई जल्दी। पहले पार्ट 2 एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 से पूछ लो। C3, C4, C8, C9, C10, C12, C14। देखो, C5, सबसे पहले C3 में हमें दिया हुआ है बच्चों, two equal positive charges at A or B, the potential while moving from A to B along a straight line। देखो, दो पॉजिटिव चार्जेस हैं ए पर और बी पर। तो देखो, जब आप बिल्कुल ए पे पहुंचने वाले होगे तो पोटेंशियल इन्फिनिटी हो जाएगा ना, क्योंकि ए से डिस्टेंस 0 है और बी से कुछ फाइनाइट है। तो पोटेंशियल एट ए लिखोगे तो क्या होगा? k⁴/0 प्लस k⁴/a या r। तो दिस विल अप्रोच इन्फिनिटी। सिमिलरली पोटेंशियल एट बी लिखोगे तो k⁴/r प्लस k⁴/0। तो ये पूरी वैल्यू भी अप्रोच करेगी किसको? इन्फिनिटी को। तो मतलब क्या होगा? इन्फिनिटी से पोटेंशियल कम होकर के वापस इन्फिनिटी पे जाए। हाँ, तो क्या होगा? पहले डिक्रीज होगा फिर वापस इंक्रीज होगा। ये C3 का हो। फिर C4 में क्या है बच्चों? सेमी सर्कुलर रिंग ऑफ 0.5 मीटर यूनिफॉर्मली चार्ज। अरे भाई, ये बड़ा आसान है। देखो, सेमी सर्कुलर रिंग का तो हर पॉइंट की सेंटर से डिस्टेंस r ही होती है ना। तो इसके चार्ज को तुम dq1 dq2 dq3 ऐसा मानो, तो कैसे लिखोगे पोटेंशियल? k dq1/r प्लस k dq2/r एंड सो ऑन। तो k/r कॉमन आ जाएगा और ये पूरा चार्ज ऐड होकर के टोटल चार्ज तो सेमी सर्कुलर रिंग आ जाएगा। k q की वैल्यू पुट करो, पोटेंशियल आ जाएगा सेंटर पे। ठीक है। फिर उसके बाद C5 की अगर बात करें तो C5 में क्या है? When a 3 microcoulomb charge is placed in uniform electric field, it experiences a 3000 Newton force। तो यानी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? फोर्स अपॉन चार्ज 3000/3, यानी 1000 न्यूटन पर कूलम का इलेक्ट्रिक फील्ड है। C5 समझ में आ गया? ओके, ठीक है, फिर छोड़ देते हैं उसको। फिर C8 पे आते हैं। C8 क्या बोल रहे हैं? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B इन द गिवन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, है ना। और ए पॉइंट ABC की पोजीशन कुछ ऐसी है, ABC ऐसे है। ये वाली डिस्टेंस है A और ये वाली डिस्टेंस है, ठीक है। ABC में A और B में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफरेंस पता लगा, पोटेंशियल डिफरेंस पता लगा।
तो देखो क्या होगा बेटे, पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डेल्टा आर, ऐसा लिख देंगे, है ना। अब इलेक्ट्रिक फील्ड को तो माइनस ई जे कैप लिख सकते हैं, और डेल्टा आर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बी जे कैप ए आई कैप प्लस बी जे कैप। तो आई कैप डॉट जे कैप 0, जे कैप डॉट जे कैप 1, तो माइनस ई इंटू बी ऐसा है ना। ये मैंने लिखा है वी बी माइनस, सॉरी बी ए माइनस बी बी, राइट। तो इसमें तो इन्होंने मैग्नीट्यूड ही पूछा है, तो ई इंटू बी आंसर आ जाएगा, ठीक है, ई इंटू बी। फिर उसके बाद C9 की अगर बात करें, तो C9 में क्या बोल रहे हैं, इक्वी पोटेंशियल सरफेस, ये मैंने बताया था ना, इक्वी पोटेंशियल सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है, क्योंकि इक्वी पोटेंशियल सरफेस के सारे पॉइंट सेम पोटेंशियल पे, तो इसका मतलब उस सरफेस पे जब डी आर वेक्टर लेकर के चलोगे तो ई डॉट डी आर की वैल्यू 0 आनी चाहिए, तो एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री, तो दे इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री एंगल। फिर C10 की अगर बात करें, तो C10 में क्या है, a charge q mass m travels through a potential difference v from rest the final momentum of the particles। देखो पोटेंशियल डिफरेंस v से ट्रेवल कर रहा है, इसका मतलब क्या है, वो किसी पॉइंट 1 से पॉइंट 2 पे गया, और यहाँ पे पोटेंशियल x था, तो यहाँ पे पोटेंशियल हो गया x माइनस वी, और यहाँ उसकी काइनेटिक एनर्जी 0 थी, तो वहां पर उसका मोमेंटम क्या होगा, वो ये हमसे पूछते हैं। तो हम एनर्जी कंजर्वेशन कर दें, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे Q इंटू एक्स, काइनेटिक एनर्जी 0, वहां पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे Q इंटू एक्स माइनस वी, काइनेटिक एनर्जी को मोमेंटम के टर्म्स में पी स्क्वायर बाई 2m लिख सकता हूँ, क्यू एक्स से क्यू एक्स कैंसिल हो जाएगा, क्यू वी इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m। तो पी की क्या वैल्यू आ जाएगी बेटे, अंडर रूट 2m क्यू, है ना। देखो ये एक स्टैंडर्ड फ्रेज होता है, चार्ज मूव्स थ्रू ए पोटेंशियल v, या चार्ज इज एक्सेलरेटेड बाय पोटेंशियल v, चार्ज इज एक्सेलरेटेड बाय पोटेंशियल v। इसका मतलब क्या है, हमें मान लेना है कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी qv अमाउंट से कम हुई है, डिक्रीजेस बाय qv, implies kinetic energy will increase by q। ये स्टैंडर्ड फ्रेज है, इसका यही मतलब। फिर C12 है, a hollow uniformly charged sphere has radius r, potential difference between its surface and a point at a distance 3r from center is b। सरफेस पे और 3r डिस्टेंस पर पोटेंशियल डिफरेंस b दिया हुआ है, तो सरफेस का पोटेंशियल तो k क्यू बाई r हो जाएगा, और 3r डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर का पोटेंशियल k क्यू बाई 3r हो जाएगा। इसकी वैल्यू दी हुई है, तो 2k क्यू बाई 3r इज इक्वल टू, तो k क्यू बाई r की क्या वैल्यू आ जाएगी, 3v/2 आ जाएगी। अब ये क्या पूछ रहे हैं, कहाँ पे पूछ रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस 3r, तो E एट 3r क्या हो जाएगा, k/9r²। तो ये आ जाएगा, तो ये जो इसको हम ऐसे लिख लें, 1/9r को अलग लिख लें और k/r की वैल्यू को अलग लिख लें, तो k/r की वैल्यू को 3v/2 पुट कर दो, तो 3 3 9, तो ये v/6r आ जाएगा। ये कौन सा हो गया, ये 12th हो गया क्या, बिल्कुल ये 12th हो गया। फिर 14th क्वेश्चन, 14th क्वेश्चन में आपका मैथ्स की वजह से एक अटक रहा होगा, एक फॉर्मूला होता है मैथ्स का,
ये बोल रहे हैं कि x0, 3x0, 5x0 पोजीशन पे तो Q0 चार्जेस रखे और 2x0, 4x0, 6x0 पोजीशन पे -Q0 चार्जेस रखे हुए हैं। तो ओरिजिन का पोटेंशियल बताओ। तो पोटेंशियल एट ओरिजिन कैसे लिखेंगे? k Q0/x0, k -Q0/2x0 प्लस k Q0/3x0 प्लस k -Q0/4x0 plus k Q0/5x0 and so on, it will continue till infinity. Now k Q0/x0 यहाँ से कॉमन ले लो तो 1 - 1/2 plus 1/3 minus 1/4 plus 1/5 minus 1/6 up to infinity ऐसा है। अब एक सीरीज होती है लॉगरिथमिक सीरीज, ln 1 plus x का एक्सपांशन होता है x minus x²/2 plus x³/3 minus x की पावर 4/4 and it goes on till infinity. x को 1 रख दो आप तो ln 1 plus 1 तो ये ln 2 हो जाएगा। ये 1 minus 1/2 plus 1/3 minus 1/4 plus 1/5 minus 1/6 up to infinity ऐसा है। x को 1 रख दिया दोनों तरफ तो ये चीज क्या लिखी हुई है? दिस इज नथिंग बट एक्सपेंशन ऑफ ln 2। तो ये आ जाएगा k Q0/x0 ln k को 1/4 पे एप्सिलॉन लिख दो Q0 ln 2/4 पाई एप्सिलॉन नॉट x0 ऐसा है। ये बात समझ में आती है? तो ठीक है बच्चों, आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी हम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। अगली क्लास में हमारी नॉर्मल थ्योरी क्लास है। ये जेई स्क्रीनिंग क्या होता है? हाँ, ये हमारे जमाने की बात है। हम लोग जब एग्जाम देते थे तो क्या होता था, आई मतलब एनआईटी में एडमिशन के लिए अलग एग्जाम होता था और आईआईटी में एडमिशन के लिए अलग एग्जाम होता था। और आईआईटी में जो एडमिशन के लिए एग्जाम होता था उसके दो पार्ट होते थे, जेई स्क्रीनिंग और जेई मेंस। तो जेई स्क्रीनिंग ऑब्जेक्टिव टाइप होता था और जेई मेंस सब्जेक्टिव टाइप होता था। तो बेसिकली अभी जो मेंस और एडवांस है ना, तो पहले मेंस का नाम स्क्रीनिंग था और एडवांस का नाम मेंस था। और मेंस सब्जेक्टिव होता था और स्क्रीनिंग ऑब्जेक्टिव, ऐसा था। ठीक है, स्क्रीनिंग मतलब छटनी करने वाला, ताकि उनको सब्जेक्टिव कॉपी कम चेक करनी पड़े। उनका फंडा ये होता था, भाई हमें सब्जेक्टिव एग्जाम लेना है लेकिन कितने लोगों की सब्जेक्टिव कॉपी चेक करेंगे, तो वो ऐसा कर दिया करते। तुम्हारा तो दोनों ऑब्जेक्टिव ही है, बिल्कुल दोनों ऑब्जेक्टिव ही है। अब उन्होंने क्या किया कि वो एनआईटी वाले एग्जाम को और स्क्रीनिंग को कंबाइन कर दिया और उसका नाम दे दिया है मेंस, है ना। और फिर जिसको आईआईटी के लिए उसको एडवांस का और देना, ये तरीका। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते थे स्क्रीनिंग में, होते थे क्या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन? कभी आ जाते थे, हाँ कभी आ तो जाते। बेस्ट एनआईटी कौन सा होता था यार? शायद ट्रिची बताते हैं, एनआईटी ट्रिची, एनआईटी ट्रिची। फिर उसके बाद एनआईटी सूरतकल और एनआईटी वारंगल, ये ऑलमोस्ट बराबर इस पे होते हैं। एवरी स्टेट हैज वन एनआईटी। एनआईटी का कंसेप्ट यही है, हर स्टेट का एक होता है। तो ट्रिची इज तमिलनाडु, वारंगल इज आंध्र प्रदेश एंड सूरतकल इज एनआईटी कर्नाटका। ऐसा सिस्टम है। महाराष्ट्र का नागपुर, एनआईटी नागपुर।
आईआईटी में फिजिक्स ब्रांच कहाँ का अच्छा है? आई वुड से कानपुर। ट्रिपल आईटी सीएस और आईआईटी बॉम्बे सीएस। यार ऑफ कोर्स आईआईटी बॉम्बे सीएस। आई वेंट टू रुड़की। ठीक है बच्चों, तो अभी अगली क्लास का समय हो गया है, हमारी भी तुम्हारी भी। फिर अगली बार चर्चा करेंगे। आपका रैंक, माई रैंक वॉज इन स्क्रीनिंग, माई रैंक वॉज 930। और जो एक्चुअल जेई एडवांस मतलब जो मेंस होता था हमारे समय पर सब्जेक्टिव वाला, उसमें माई रैंक वॉज 739। लेकिन अब वो बहुत पुरानी बात हो गई, अब तो हम केमिस्ट्री तो भूल ही गए, कुछ नहीं है, बस फिजिक्स का। 739। यस यस। यस यस, आ सकता है, बिल्कुल। लेकिन एक बार करने से काम नहीं चलेगा। शीट्स एक बार करने से, सिर्फ एक बार करने से काम नहीं चलेगा। मतलब यू हैव टू बी वेरी थॉरो, मतलब ऐसा होना चाहिए कि अगर कोई हमसे शीट का क्वेश्चन पूछ ले तो हम विद इन 3-4 मिनट्स उसका आंसर ला के रख दें, सॉल्व कर दें, मतलब रट के नहीं, प्रॉपर सॉल्यूशन उसका हम 3-4 मिनट्स में दे दें। अगर इस स्टेज में आप लोग आ जाते तो डेफिनेटली आपकी 100,000 रैंक तो डेफिनेटली आ सकती। देखो कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है, मतलब आपको एंड तक करते रहना। ठीक है, अच्छा तो एक अब अगली क्लास स्टार्ट करेंगे फिर, ठीक है। ओके बाय।